नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम सोल्व करेंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पेपर सोल्व करेंगे, जो कि लेवल 6 के लिए है और 20% एलडीसी कोटे का पेपर है। नागपुर डिवीजन का ये पेपर है और नागपुर डिवीजन आता है आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी SECR जोन का ये पेपर है और नागपुर डिवीजन का पेपर है। और ये पेपर अभी बिल्कुल करंट में 13 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है। समय इसका 2 घंटे का है। मार्क्स 100 हैं। मार्क्स 100 हैं। टोटल इसमें राजभाषा सहित 110 प्रश्न है। मैक्सिमम आप 100 प्रश्न कर सकते हैं मैक्सिमम। पास होने के लिए आपको 60 अंक चाहिए। 10 प्रश्न राजभाषा के अलग से हैं, जो कि पेपर का 10% होते हैं। और यदि किसी प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न पत्र जब आप सोल्व करते हैं, तो जब प्रश्न प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे होते हैं, उस समय यदि आपको हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी में वो प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही उसका उत्तर देना चाहिए। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट है, तो आपको उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहिए और इंग्लिश वर्जन का ही उसके अनुसार उत्तर देना चाहिए। जब भी अंग्रेजी और हिंदी वर्जन में यदि त्रुटि होती है, यदि हिंदी वर्जन में कोई त्रुटि होती है, तो उस स्थिति में इंग्लिश वर्जन को ही राइट माना जाएगा। ये स्पष्ट साफ स्पष्ट निर्देश हैं और ये सभी जितनी भी विभागीय परीक्षाएं हैं उन सबके लिए है। यदि हिंदी में प्रश्न गलत है या उत्तर गलत है, तो आपको अंग्रेजी का पढ़ना चाहिए और अंग्रेजी के अनुसार ही उसको उत्तर देना चाहिए। यदि हिंदी में प्रश्न गलत है या उत्तर गलत है, तो अंग्रेजी वर्जन उसका सही माना जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। 1/3 नेगेटिव का इसमें प्रावधान है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये लेवल 6 के लिए है और लेवल 6 की जो बेसिक होती है वो 35,400 रुपये होती है। और एक स्पेशल जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता दूं कि ये पेपर जो लोग APO की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए और वेलफेयर इंस्पेक्टर वालों को तो ये विशेष रूप से देखना चाहिए, स्पेशली रूप से देखना चाहिए। तो ये जो APO और वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये पेपर बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि ये उनके समकक्षी पेपर है। और वेलफेयर वालों को तो 100% इस पेपर को देखना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। एज पर मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स 2018, यूजर डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ विच स्केल इज एम्पावर्ड टू अप्रूव नॉन स्टॉक डिमांड वैल्यूइंग अबव RS 25,000 एंड अप टू RS 2 लाख। यानी MSOP 2018 के अनुसार किस पैमाने के उपयोगकर्ता विभाग अधिकारी को रुपए 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक की गैर स्टॉक डिमांड को मंजूरी देने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो सीनियर स्केल होता है उसको ये एम्पावर्ड होती है। सीनियर स्केल को, यानी सीनियर स्केल को ये पावर होती है। तो आपका यहाँ ए आंसर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड को ये पावर नहीं होती है। तो यहाँ जो सिलेक्शन ग्रेड है उसको भी नहीं होती है और यहाँ पे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है उसको भी नहीं होती है। तो ये वरिष्ठ स्केल के लिए, यानी
सीनियर स्केल के लिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सीनियर स्केल के लिए ये 25,000 से 2 लाख तक की इसकी अनुमति है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। एज पर रिसेंट डिप्टी डिप्टी जनरल मैनेजर पॉलिसी टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स अप्रूव्ड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज। हाल ही की डिप्टी जनरल मैनेजर नीति के अनुसार साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कार्यालय फर्नीचर के लिए स्वीकृत ब्रांडों की संख्या क्या है? तो जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वहां पे जो स्वीकृत ब्रांडों की संख्या है वो टोटल 5 है। ध्यान रखिएगा। सी आपका यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नॉन स्टॉक डिमांड फॉर सेफ्टी आइटम प्रिपेयर्ड बाय यूजर डिपार्टमेंट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वेटिंग अप टू आरएस। यानी उपयोगकर्ता विभाग द्वारा तैयार सुरक्षा मद के लिए गैर स्टॉक मांग को कितने रुपए तक की वेटिंग जांच में छूट दी गई है? तो ये 10 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है। विच अमोंग दीज आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ एयरनेस्ट मनी डिपॉजिट इन टेंडर्स। यानी इनमें से किन निविदाओं में ईएमडी जमा करने से छूट नहीं है? तो इनमें जो आपका मीडियम एंटरप्राइजेज है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो एंटरप्राइज यहाँ नहीं है, सेल एंड स्मॉल एंटरप्राइज भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट भी यहाँ नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट में आपके एयरनेस्ट मनी डिपॉजिट में आपके मीडियम एंटरप्राइज यानी मध्यम उद्यम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ ये परचेज ऑर्डर ऑफ आरएस 1 लाख इज प्लेस्ड ऑन ये फर्म बाय रेलवेज विथ डिलीवरी अप टू 15 मार्च 2024, however firm supplies the material on 17 मार्च 2024, what is the amount of liquidated damages recovered from firm's bill? यदि 1 लाख रुपए का खरीद आदेश रेलवे द्वारा एक फर्म पर 15 मार्च 2024 तक डिलीवरी के लिए रखा गया है, हालांकि फर्म 17/3/24 को सामग्री की आपूर्ति करती है, लेकिन फर्म के बिल से वसूल की गई परिसमापन की क्षति की राशि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए 500 रुपए रखे गए हैं। इसके लिए 500 रुपए रखे गए हैं वसूल के लिए। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 6 की। एमएसएमई विभाग के अनुसार 2023 से 2023 से निवादों में खरीद वरीयता प्राप्त करने के लिए एमएसएमई का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र वैध है? यानी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, which certificate is valid from to represent an micro small and medium enterprises to avail purchase preference in tenders from year 2000 to 3। तो यहाँ पे अपन यानी एमएससी विभाग के अनुसार 2023 से निविदाओं में खरीद वरीयता प्राप्त करने के लिए एमएससी का प्रदान करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र वैध है? तो यहाँ प्रमाण पत्र जो पहला दिया गया है उद्योग आधार मेमोरेंडम। दूसरा आपके दिया गया है यहाँ पर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तीसरा जो दिया गया है आपके यहाँ यूनिट रन कैंटीन्स। और चौथा जो दिया गया है आपके यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा
वो बनेगा यूआरसी, यानी यूनिट रन कैंटीन्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रचलित मेक इन इंडिया नीति के अनुसार 20 से 50% की सीमा में स्थानीय सामग्री वाले विक्रेताओं को क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग मेक इन इंडिया पॉलिसी, वेंडर्स हैविंग लोकल कॉन्टैक्ट इन रेंज ऑफ 20 to 50% आर टर्म्ड एज। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर बनेगा 7 में, वो बनेगा क्लास सेकंड लोकल सप्लाई, क्लास सेकंड लोकल सप्लायर। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लास 1 लोकल सप्लायर, नॉन लोकल गैर स्थानीय नहीं। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्लास सेकंड लोकल सप्लायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ईपीवीजी टू परसेंटेज इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस बिड्स। हाल ही में यह विभाग ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस बोलियों में प्रदर्शन सुरक्षा को कितने प्रतिशत सीमित कर दिया गया है? तो ये 5% तक सीमित कर दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है, यानी 5%। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पोर्ट परचेज ऑफ RS 7 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय मिनिमम स्केल ऑफ ऑफिसर। 7 लाख रुपए की स्पोर्ट खरीद न्यूनतम किस अधिकारी के वेतनमान द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो यहाँ पे जो DRM है ये गलत हो जाएगा, ADRM भी गलत हो जाएगा, POCD यहाँ एक्यूरेट आपका आंसर होगा। POCD यहाँ PHOD आपके लिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपके लिए 7 लाख के लिए PHOD, 7 लाख की खरीद के लिए न्यूनतम अधिकारी जो होगा वो PHOD होगा। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेलवे बोर्ड के अनुसार कार्यालय का स्क्रॉप लोट कितने मूल्य तक सुपरवाइजर अपने स्तर पर बेच सकता है? अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड, अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ ऑफिस स्क्रैप लोट कैन बी सोल्ड बाय सुपरवाइजर एट हिज लेवल, यानी सुपरवाइजर पर्यवेक्षक अपने लेवल पर जो कार्यालय का स्क्रैप लोट है कितने मूल्य तक सुपरवाइजर अपने स्तर पर बेच सकता है? तो वो 2500 रुपए तक, यानी 2500 रुपए, 2500 रुपए तक वो अपने स्तर पर बेच सकता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में नहीं दिया हुआ है, बी में भी नहीं दे रखा है, सी में भी नहीं दे रखा है, डी में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्रीशियस मेटल इज प्रेजेंट इन स्क्रैप बैटरीज ऑफर्ड फॉर सेल बाय यूजर डिपार्टमेंट। उपयोगकर्ता विभाग द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई स्क्रैप बैटरियों में कौन सी कीमती धातु मौजूद है? तो इनमें लेड होती है, लेड मींस शीशा, लेड मींस शीशा होती है, शीशा धातु होती है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which license is considered essential for sale of environmentally harmful scrap produced by railways? रेलवे द्वारा उत्पादित पर्यावरण के लिए हानिकारक स्क्रैप की बिक्री के लिए कौन सा लाइसेंस आवश्यक माना जाता है? कौन सा लाइसेंस आवश्यक माना जाता है? तो यहाँ पर जो पहला लाइसेंस है वो है उद्योग आधार मेमोरेंडम, उद्योग आधार मेमोरेंडम। दूसरा जो लाइसेंस है वो है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और तीसरा जो लाइसेंस है वो है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और चौथा जो लाइसेंस है वो आपका सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। तो ये तो लाइसेंस है ही नहीं, और नहीं यही इसका लाइसेंस है, ये लाइसेंस नहीं होंगे। ऑप्शन ए बी सी इसका लाइसेंस नहीं है, CPCB इसका लाइसेंस है। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फॉर फील्ड लोड्स फ्री डिलीवरी पीरियड विदाउट ग्राउंड रेंट फॉर लिफ्टिंग ऑफ स्क्रैप फ्रॉम डेट ऑफ सेल एज पर मॉड्यूल
शेड्यूल ऑफ पावर 2018, मॉड्यूल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 फील्ड फ्लोट के लिए MSOP 2018 के अनुसार बिक्री की तारीख से खरीफ उठाने के लिए मुक्त डिलीवरी अवधि जमीन के किराए के बिना है। तो ये है आपकी 50 दिन के लिए 50 डेज। 50 डेज आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 1.4 की बात करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में खरीदारी जर्नल फाइनेंशियल रूल द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये 149 है, 149 ऑप्शन जो बी में दिया हुआ है आपका बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। उपयोगकर्ता विभाग शाखा अधिकारी को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में कितने रुपए तक की बोली लगाए बिना सीधे ऑर्डर देने का अधिकार है? तो ये 25,000 रुपए है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूजर डिपार्टमेंट ब्रांच ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू प्लेस ऑर्डर डायरेक्टली विदाउट बाइडिंग इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अप टू RS 25,000, 25,000 रुपए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं 16 की। IREPS में प्रतिबंध विक्रेताओं को सूची देखने के लिए लिंक में से किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स इज यूज्ड फॉर सीलिंग लिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड वेंडर्स इन IRPES? यहाँ IRPES के लिए आपका यूजर डिपोट मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और यूनिट रिपेयर कॉस्ट, और ये है आपका यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉडल, यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉडल। तो यही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉडल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है प्रतिबंधित विक्रेताओं की सूची देखने के लिए? तो इसके लिए आपका UVAM, यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट वुड फिल ए PSC प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ ए नॉन स्टॉक आइटम? किस परिस्थिति में एक कार्यालय अधीक्षक को लगेगा कि गैर स्टॉक वस्तु की खरीद के लिए PSC प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? वस्तु बहुत महंगी है? नहीं। वस्तु बहुमूल्य है? नहीं। किसी ब्रांड का पक्ष लेना? नहीं। बाजार में कोई विकल्प मौजूद नहीं है? नो सब्स्टिट्यूट एक्सिट इन मार्केट। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार में कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट चेंजेस GST गुड्स सर्विस एंड टैक्स ऑन स्क्रैप सेल इज चार्ज ऑन विच बेसिस? यानी हाल ही के परिवर्तनों के अनुसार स्क्रैप बिक्री पर GST शुल्क लगाया गया है। तो ये आपके 3 महीने फॉरवर्ड चार्ज लगाया गया है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज लगाया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। ये 19 है, ट्रैकमैन के लिए है। अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड्स पॉलिसी फॉर ट्रैकमैन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई ऑफ सेफ्टी शूज एज PPE? ट्रैकमैन के लिए ट्रैकमैन के लिए रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार PPE के रूप में सुरक्षा जूते की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? तो ये 6 महीने में एक बार है। सुरक्षा जूते के लिए 6 महीने में एक बार है, 1 in 6 month। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 20 GCC सर्विसेज जर्नल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज 2018 के T2 मानदंड में किसी फर्म की तरलता की गणना करने के लिए किस प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए आपको टू पेनलाइज कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेट सबमिशन, यानी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पिछले 3 साल का टर्नओवर CA द्वारा प्रमाणित, लास्ट 3 ईयर टर्नओवर सर्टिफाइड बाय CA द्वारा प्रमाणित ऑडिट बैलेंस शीट, CA द्वारा प्रमाणित आयकर रिटर्न।
तो यहाँ सीए द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट सर्टिफाइड बाय सीए, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यानी विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म इन T2 क्राइटेरिया ऑफ जीसीसी सर्विसेज 2018, यानी जर्नल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2018 के अनुसार आप ये ऑडिट बैलेंस शीट सर्टिफाइड बाय सीए, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की नई वाहन किराया नीति के अनुसार एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड अधिकारी इसका हकदार है। एज पर न्यू व्हीकल हायरिंग पॉलिसी ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर इज एंटाइटल टू ACSU सेडान, AC हैचबैक सेडान, नॉन ACSU सेडान, नॉन AC MUV, यानी नॉन AC SUV सेडान, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 है, GCC सेवा 2018 जर्नल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 2018 द्वारा शासित सेवा अनुबंध में यदि कोई सेवा प्रदाता अनुबंध जारी होने के 45 दिनों में PG जमा करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा क्या प्रस्ताव दिया जाएगा। इन ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट बाय GCC सर्विसेज जर्नल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज 2018 इफ ये सर्विस प्रोवाइडर सबमिट PG पेमेंट गेटवे in 45 days of issue of contract, what proposal will be made by an office superintendent। इसके लिए आपका टू पेनलाइज कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेट सबमिशन, देर से प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार को दंडित करना, यही आंसर आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, which of the below software or module are not directly under control of Ministry of Railways। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल सीधे रेल मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है। यहाँ पर जो आपका फोइस है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा आपका जो दिया हुआ है वो है यूजर डिपो मॉड्यूल, तीसरा जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, और चौथा जो आपका दिया हुआ है यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल। इन चारों में से सीधे रेल मंत्रालय के नियंत्रण में कौन सा नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस है ये रेल मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस आपके रेल मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है। उसके बाद 24 की बात करेंगे, विच ऑफ द below सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल लेजर्स बाय स्टॉक वेरीफायर्स। स्टॉक सत्यापनकर्ताओं द्वारा बही खातों के स्टॉक सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपके जो पहला दिया हुआ है वो है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा जो दिया हुआ है आईपास इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, और तीसरा जो दिया हुआ है यूजर डिपो मॉड्यूल, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यूजर डिपो मॉड्यूल, यूजर डिपोट
मॉड्यूल। सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद 25 है, कोविड में रेलवे द्वारा लगाए गए जुर्माने का सामना करने वाले विक्रेताओं ठेकेदारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी, कौन सी योजना शुरू की थी? ये योजना आपके VSV फर्स्ट एंड सेकंड थी, यानी टू प्रोवाइड रिलीफ टू वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हु हैव फेस्ड पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय रेलवेज इन कोविड पीरियड, विच स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो VSV फर्स्ट एंड सेकंड, डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 26 की बात करते हैं। इन रिसेंट टाइम विच सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज नाउ यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। हाल ही के समय में रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण आवेदन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये आपके ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय के लिए आपके जो ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, इसके लिए आपका HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ HMIS की बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आई पास का आप जानते हैं इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, और UDM का यूजर डिपो मॉड्यूल होता है, यूजर डिपोट मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, UDM का सही फुल फॉर्म क्या है? तो UDM का सही फुल फॉर्म आप यू से यूजर, डी से डिपोट और M से मॉड्यूल। कई बार इसको डिपो बोल दिया जाता है, टी यहाँ साइलेंट होता है, यूजर डिपो मॉड्यूल। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट्स की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है। करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ राइट्स इज, यानी राइट्स का फुल फॉर्म, सही फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपके R से रेल हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, और T से आपका टेक्निकल हो जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, और E से आपका इकोनॉमिक हो जाएगा, और S से आपका सर्विसेज हो जाएगा। तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 है, MRIDC का सही फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MRIDC इज, तो यहाँ M से महाराष्ट्र हो जाएगा, R से रेल हो जाएगा, I से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, और D से आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, और C से आपका कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो इसका महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद UVAM का फुल फॉर्म पूछा गया है। करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ UVAM इज, तो यहाँ पर U से आपका यूनिफाइड हो जाएगा, V से आपका वेंडर हो जाएगा, A से आपका अप्रूवल हो जाएगा, और M से आपका मॉड्यूल हो जाएगा। तो यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 की बात करते हैं, विच इज फॉलोइंग साइनर सर्विस इज रिक्वायर्ड टू साइन नोटिंग डिजिटली इन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। तो यहाँ पे यानी निम्न में से किस हस्ताक्षरकर्ता सेवा को डिजिटल रूप से नोटिंग पर ई ऑफिस में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? तो ये आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट साइनर होता है, ये इसका डी आपके यहाँ आंसर सही। तो IRPA साइनर यहाँ गलत हो जाएगा, ये एम्ब्रेज गलत हो जाएगा, JAVC साइनर भी गलत हो जाएगा। जो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट साइनर होता है, ये ऑप्शन डी आपका यहाँ ई ऑफिस के लिए DSC साइनर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 32 है, विच प्लान हेड इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटरीकरण के लिए संबंधित हेतु किस योजना मद का उपयोग किया जाता है, यानी किस प्लान हेड का उपयोग किया जाता है? तो आपके जो कंप्यूटराइजेशन है उसके लिए प्लान हेड 17 का यूज किया जाता है, प्लान हेड 17 का यूज किया जाता है।
और यहाँ जो प्लान हेड 18 है वो रेलवे रिसर्च के लिए किया जाता है, रेलवे रिसर्च के लिए किया जाता है। प्लान हेड जो 16 है वो ट्रैफिक फैकल्टी यार्ड के लिए है, और प्लान हेड जो 15 है वो डबलिंग के लिए है। वो आपके प्लान हेड 15 है जो डबलिंग के लिए है। तो यहाँ सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी कंप्यूटराइजेशन के लिए प्लान हेड 17, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। योजना शीर्ष 53 से संबंधित है, यानी प्लान हेड 53 किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में रिपीट होता है। यहाँ रिपीट होने वाले जो प्लान हेड है पीएच है वो है, एक तो आपका 53, एक है आपका प्लान हेड 65, और एक है आपका प्लान हेड 41, और एक है आपका प्लान हेड 21। ये 4 प्लान हेड सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये प्लान हेड जो है जो पैसेंजर अम्यूनिटीज के लिए आता है, पैसेंजर अम्यूनिटीज के लिए आता है प्लान हेड। और ये जो प्लान हेड 65 है ये ट्रेनिंग से संबंधित है, ये क्या है? ट्रेनिंग से संबंधित है। और ये पीएच जो प्लान हेड 41 है ये एम एंड पी से संबंधित है, मशीन एंड प्लांट से है। और ये जो पीएच 21 है ये आरएसपी से है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से है। तो ये 4 प्लान हेड मोस्ट है, इनको आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। प्लान हेड 53 है जो आपके पैसेंजर इम्यूनिटीज से है, जो कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ बात करें इनके अलावा जो और भी पूछे जाते हैं, जैसे प्लान हेड 42 है वो आपके वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका प्लान हेड 52 है, प्लान हेड 52 है वो अम्यूनिटीज ऑफ स्टाफ के लिए आता है, यानी स्टाफ की सुविधाओं के लिए आता है। और जो 51 है वो स्टाफ क्वार्टर्स के लिए आता है। 51 है जो आपका स्टाफ क्वार्टर्स के लिए आता है। तो यहाँ बात करें हम, यहाँ जो 53 के लिए है तो पैसेंजर अम्यूनिटीज हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डबलिंग के लिए था तो डबलिंग के लिए यहाँ पीएच 15 हो जाएगा। और क्वार्टरों के लिए अभी मैंने आपको बताया यहाँ 51, तो क्वार्टर्स के लिए यहाँ 51 हो जाएगा। और मशीन और संयंत्र यानी एम एंड पी के लिए मैंने आपको यहाँ बताया पीएच 41, तो ये पीएच 41 मशीन एंड प्लांट के लिए 41 आ जाएगा। तो ये मोस्ट 6-7 हैं, मात्र 6-7 हैं, इन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं बार बार। 53 है, 65 है, 41 है, 21 है, 42 है, 51 है, ये 4-5 है, इन्हीं में से बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद 34 है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रैफिक फैकल्टी यार्ड इज चेंज टू। ट्रैफिक फैकल्टीज यार्ड के लिए कौन सा यूज किया जाता है? मैंने अभी आपको ये बताया ऊपर। अभी यहाँ ट्रैफिक फैकल्टीज यार्ड के लिए जो ये पीएच 16 है, ये ट्रैफिक फैकल्टीज के लिए जो यहाँ भी पूछा गया है, तो यहाँ पीएच 16 है, ये आपके ट्रैफिक फैकल्टी यार्ड के लिए पूछा गया है पीएच 16। और 15 है जो आप जानते हैं डबलिंग का होता है। पीएच 17 है जो अभी मैंने ऊपर बताया कंप्यूटराइजेशन के लिए होता है, कंप्यूटराइजेशन के लिए होता है, अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया। पीएच 18 है जो रेलवे रिसर्च से संबंधित है, रेलवे रिसर्च से। तो यहाँ पूछा था आपका ट्रैफिक फैकल्टी यार्ड से संबंधित, जो कि आपका पीएच 16 हो जाएगा। ये 17 है जो कंप्यूटराइजेशन के लिए है, जो ऊपर के प्रश्न में पूछा गया है। पीएच 15 डबलिंग का होता है और पीएच 18 रेलवे रिसर्च का होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 35 की बात करेंगे। यहाँ पर 35 में हम देखेंगे, वाइल अप्लाइंग फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द आर्गुमेंट इज स्टार्टेड विथ सिंबल। कौन से सिंबल से, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला लॉग करते समय तर्क की शुरुआत किस प्रतीक से की जाती है? सिंबल, किस सिंबल से की जाती है? तो ये आपका जो इक्वल है इससे शुरू की जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 है, कीबोर्ड कमांड फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्सर्ट स्टेप इज। अंतिम निष्पादित चरण को पूर्ण करने के लिए कीबोर्ड कमांड है। कौन सा कीबोर्ड कमांड है? तो ये आपके कंट्रोल प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस जेड है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और ये कंट्रोल पी है जो आपके प्रिंट के लिए हो जाएगा, ये आपके प्रिंट के लिए हो जाएगा। और ये जेड आपके अंतिम संपादित चरण के लिए हो जाएगा, कंट्रोल जेड। तो सी ऑप्शन आप यहाँ ले लेंगे।
बात करते हैं 37 अप्रेंटिस एक्ट कब लागू हुआ। तो अप्रेंटिस एक्ट यानी प्रशिक्षु अधिनियम आपके 1961 में लागू हुआ था। प्रशिक्षु अधिनियम है जो आपके 1961 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 38 यहाँ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये पुणे में है। और पुणे कहाँ है? पुणे आपके महाराष्ट्र में है। ये है क्या है? पुणे में है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है पुणे। तो सिविल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पुणे में है और पुणे महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पुणे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ोदरा में आपके नायर है, जानते ही होंगे आप। और नई दिल्ली में आपके IRILMM है। और नासिक में आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियर का है। तो यहाँ डी क्या है? पुणे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 39 में है हाल ही के परिवर्तनों के अनुसार भारतीय रेलवे में ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्न में से कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है। एज पर रिसेंट चेंजेस विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्स इज कनेक्टेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर इन इंडियन रेलवेज। तो इसके लिए यूपीएससी CSC आयोजित की जाती है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और CSC का मतलब आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी CSC आयोजित की जाती है। तो ये आपके ये यहाँ यूपीएससी ESC लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ SCR ये लिखा है ये भी गलत हो जाएगा। यूपीएससी CSC आपके यहाँ राइट हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये सी ऑप्शन आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है राज्य नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का संयुक्त रूप से एनपीएस में कुल योगदान मूल डीए का कितना प्रतिशत है। टोटल कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस कंबाइंड फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, जो ये न्यू पेंशन स्कीम थी अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया है। देखिए ये पहले एनपीएस क्या था? न्यू पेंशन स्कीम था। अब इसको क्या कर दिया? नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया। और ये कब से लागू है? ये 1/1/2004 से लागू है। 1/1/2004 से जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सबके लिए एनपीएस की व्यवस्था है। उन सबके लिए एनपीएस की व्यवस्था है। एनपीएस का फुल फॉर्म पहले होता था न्यू पेंशन स्कीम, अब इसको कर दिया है गया है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है, इसमें जो कर्मचारी होता है, जो एम्प्लॉय होता है, ये एम्प्लॉयर है नियोक्ता। तो नियोक्ता हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ रेलवे हो गया हमारे लिए। और एम्प्लॉय कर्मचारी होता है। इसमें एम्प्लॉय का बेसिक और डीए का बेसिक और डीए का एम्प्लॉय का यानी कर्मचारी का 10% लिया जाता है। और एम्प्लॉयर यानी रेलवे का इसमें बेसिक प्लस डीए का 14% लिया जाता है। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 10 और 14 24% हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में जो भी हम नेशनल पेंशन सिस्टम में हैं उनका 24% हर महीने कंट्रीब्यूशन जमा होता है। किसमें? नेशनल पेंशन सिस्टम में। और इसमें होता क्या है? इसमें 2 टीयर होते हैं। 2 टीयर होते हैं, एक फर्स्ट टीयर और एक सेकंड टीयर, यानी 2 इसमें टीयर होते हैं। तो यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया था कि दोनों का संयुक्त रूप से एनपीएस में कुल योगदान का कितना प्रतिशत है। तो ये 10 और 14 24 है। 24 आपके यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 14 की बात करते हैं। राजपत्रित अधिकारी एक वर्ष में पूर्ण सेट विशेषाधिकार पास की संख्या के लिए पात्र है। यानी गजिटेड ऑफिसर्स आर एलिजिबल फॉर नंबर ऑफ फुल सेट प्रिविलेज पास इन ईयर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं यहाँ कि रेलवे में 2 अधिकारी होता है, एक ग्रुप
ए का अधिकारी होता है और एक ग्रुप बी का अधिकारी होता है। ग्रुप ए अधिकारी और ग्रुप बी अधिकारी, रेलवे में 2 अधिकारी होते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद जो रेलवे में ग्रुप सी एंड डी ये कर्मचारी होते हैं। ग्रुप सी और डी में जो आते हैं वो रेलवे कर्मचारी होते हैं, और जो ग्रुप ए और बी में आते हैं वो रेलवे ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक चीज कॉमन होती है और वो होती है पीटीओ की। पीटीओ की प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर ये पीटीओ की, ये प्लीज टर्न ओवर नहीं है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है पीटीओ की। तो इन ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों अधिकारियों को 1 साल के 4 पीटीओ मिलते हैं। 1 साल के 4 पीटीओ मिलते हैं। और ये जो ग्रुप सी और डी है इनको भी साल के 4 पीटीओ मिलते हैं। और कब से मिलते हैं? दोनों को ज्वाइनिंग समय से ही मिलते हैं। दोनों को ज्वाइनिंग समय से ही मिलते हैं। अब आ जाइए आप पास पर। अब आ जाइए आप पास पर आ जाइए। पास के मामले में क्या होता है कि जो ये ग्रुप सी और डी है इनको 5 साल तक, इनको 5 साल तक एक ही पास मिलता है। इनको 5 साल तक ज्वाइनिंग से 5 साल तक एक ही पास मिलता है। और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इनके 3 पास पर ईयर चालू हो जाते हैं। 5 साल की सर्विस के बाद इनके 3 पास पर ईयर चालू हो जाते हैं। अब यहाँ आ जाइए अधिकारी ग्रुप में। अधिकारी कौन है? ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी। इनके 3 पास मिलते हैं जो आपके 5 साल की सर्विस के बाद चालू होते हैं। अब 3 का यहाँ डबल कर लीजिए, ये 6 सेट पास मिलते हैं अधिकारी को 1 साल के पर ईयर। पर ईयर 1 साल के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी को 1 साल के 6 पास सेट मिलते हैं पर ईयर। और ये कब से मिलते हैं? ये जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है, जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग से ही इनको, ज्वाइनिंग से ही 6 पास सेट पर ईयर चालू इनके हो जाते हैं। और ग्रुप सी और डी को 5 साल की जो सर्विस के बाद 3 सेट मिलते हैं और 5 साल तक एक पास मिलता है। और इनको ट्रेनिंग में, जो ग्रुप ए और बी के अधिकारी जो ट्रेनिंग में होते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान इनको 3 पास मिलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनको 3 पास मिलते हैं। लेकिन जैसे ट्रेनिंग पूरी होती है, ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग से इनको 6 फुल सेट पास रेगुलर मिलते हैं। ये दोनों में इनमें अंतर है। तो रेलवे में ए बी सी डी सबका मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पूछा है कि राजपत्रित अधिकारी 1 वर्ष में पूर्ण सेट विशेषाधिकार पास की संख्या क्या है? नंबर ऑफ फुल सेट प्रिविलेज पासेज इन ईयर। तो ये आपके, इनको 6 सेट मिलते हैं। 6 सेट आपके ऑप्शन बी में है। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 42 की। आश्रितों को शामिल करते हुए विशेषाधिकार पास में अधिकतम कितनी संख्या में शामिल की जा सकती है? देखिए यहाँ इंक्लूडिंग डिपेंड्स हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। यहाँ आश्रितों को शामिल करते हुए विशेषाधिकार पास में अधिकतम कितनी संख्या शामिल की जा सकती है? तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे 2 प्रश्न, 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि यदि आश्रितों को शामिल करते हुए विशेषाधिकार पास में अधिकतम कितनी संख्या में शामिल किया जा सकता है? तो ये 2 तो आपके आश्रित और 3 सदस्य आपके परिवार के, ये टोटल 5 से ज्यादा शामिल नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न और उत्तर दोनों बनते हैं। तो 5 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम आश्रित कितने, जैसे कितने शामिल कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा 2 आश्रित शामिल कर सकते हैं। और एक जो तीसरा प्रश्न यह बनता है कि यदि आश्रितों को शामिल नहीं किया जाए, यदि आश्रितों को शामिल नहीं किया जाए तो पास में कितनी संख्या में शामिल किया जा सकता है? यदि आप आश्रितों की संख्या 0 है तो आप पास में कितने भी ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, यानी अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड। लेकिन यदि आपने आश्रित शामिल कर लिया, यानी मान लीजिए आप एक आश्रित शामिल करते हैं, एक आश्रित आप शामिल करते हैं, तो फिर परिवार के 4 ही सदस्य शामिल कर पाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए आप आश्रितों की संख्या 2 शामिल करते हैं, तो फिर आप परिवार के सदस्य 3 ही ले पाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या 5 से ज्यादा
नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप आश्रित यहाँ 0 शामिल करते हैं, तो फिर आप परिवार के कितने भी सदस्य ले सकते हैं, यानी अनलिमिटेड। तो यहाँ 5 का भी बाउंडेशन है। 5 का बाउंडेशन किसके लिए है? यदि आप आश्रित शामिल करते हैं तो यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार यहाँ पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम कितने आश्रित शामिल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अपन 2 आश्रित शामिल कर सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आप 2 आश्रित शामिल करते हैं तो 3 परिवार के टोटल 5, एक आश्रित शामिल करते हैं तो 4 परिवार के टोटल 5, और यदि आश्रित शामिल नहीं करते हैं यानी आश्रित 0 है तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ उत्तर सी हो जाएगा। 43 है, रनिंग बत्ता का वर्णन IREM मैनुअल के किस अध्याय में किया गया है? यानी कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के रनिंग बत्ता का वर्णन कौन से मैनुअल, कौन से अध्याय में किया गया है? तो ये अध्याय जो है आपका वो है 9वां, 9, 8, 9, 9। तो 9 कौन सा है? ये 6 है, नहीं सॉरी, ये 4th है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है। तो 9 यहाँ ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 है, IREM मैनुअल का अध्याय फर्स्ट किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चैप्टर फर्स्ट ऑफ IREM, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, डील्स विथ, यानी चैप्टर फर्स्ट किसको डील्स करता है? तो ये आपके जो डील करता है वो चैप्टर फर्स्ट करता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कन्फर्मेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट को करता है। तो यानी भर्ती, प्रशिक्षण, पुष्टिकरण और पुनर्रोजगार। डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 45 की, मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है? मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है? मैटरनिटी लीव। अब आपको मैं यहाँ बताऊं साथियों कि जो ये मातृत्व अवकाश है, ये जो मातृत्व अवकाश है ये 1/9/2008 से लागू हुआ था। ये जो मातृत्व अवकाश है आपका मैटरनिटी लीव, ये 1/9/2008 के लिए 8 से लागू हुआ था। उस समय 6 पे कमीशन था। और ये कितने दिन का मिलता है? ये टोटल 180 दिन का मिलता है। 180 दिन को आप 6 मंथ भी बोल सकते हैं। और कभी कभी ये वीक में पूछ लिया जाता है तो इसको आप 26 वीक, कभी कभी ये वीक में पूछ लिया जाता है तो ये 26 वीक हो जाते हैं। ये किनको मिलता है? ये उन रेलवे फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है जो रेलवे में महिलाएं नौकरी करती हैं और जिनकी प्रथम 2 डिलीवरी पर, जिनकी प्रथम 2 डिलीवरी पर मिलता है, जो 6 महीने का मिलता है। यानी डिलीवरी से 6 महीने की अवधि तक यह अवकाश उनको मिलता है। अब इसमें जो प्रथम डिलीवरी और द्वितीय डिलीवरी, 2 डिलीवरी पर यह आपको मिलता है। क्यों मिलता है? जच्चा बच्चा की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए, ये महिलाओं को आराम करने के लिए फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड डिलीवरी पर मिलता है 6 महीने का अवकाश। ये कब से लागू हुआ था? 1/9/2008 से लागू हुआ था। और 1/9/2008 से आपकी क्या लागू हुआ था? ACR को APR में कन्वर्ट किया गया था। 1/9/2008 को ही ACR से APR में कन्वर्ट किया था। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को अप्रेजल परफॉर्मेंसल एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ACR को APR में कन्वर्ट किया गया था। और 1/9/2008 को ही आपकी MACPS यानी मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें 3 वित्तीय फायदे मिलते हैं, वो भी आपके 1/9/2008 से ही लागू हुई। तो आप ये ACR, MACPS और आपका मैटरनिटी लीव तीनों को याद रखिएगा, 1/9/2008। और उस समय 6 पे कमीशन था, ये भी यहाँ ध्यान रखिए। तो यहाँ पूछा गया है कि मैटरनिटी लीव इज गारंटेड 4 डेज, यानी मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए मिलता है? तो ये आपके 180 दिनों के लिए मिलता है। ये जब भी मिल सकता है जब डॉक्टर ये घोषित कर दे कि इस महिला के पेट में बच्चा है, तो ये डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर डिलीवरी पीरियड से पहले भी
मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर ये घोषित कर दे कि इस औरत के पेट में बच्चा है, तो ये डिलीवरी पीरियड से पहले भी आपको चालू हो जाएगा मिलना। 6 महीने का मिलता है, 6 महीने का मतलब 180 दिन। इसके अलावा यदि कोई रेलवे फीमेल है और यदि वो अबॉर्शन गर्भपात कराना चाहती है, तो गर्भपात के लिए भी उसको 45 डेज का अवकाश मिलता है, अबॉर्शन के लिए यानी गर्भपात के लिए। यदि कोई कुंवारी रेलवे महिला है और यदि वो गर्भपात करवाना चाहती है, तो उसके लिए भी उसको 45 दिन, कुंवारी रेल महिला को भी यानी बिना शादीशुदा की कुंवारी रेल महिला को भी ये 45 दिन का मिलता है। यहाँ ये भी ध्यान रखें। चलिए, पूछा गया था एक बार इसलिए आपको बताया। प्रश्न नंबर 46 है, भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? तो ये जो मुगलसराय जंक्शन है यूपी में, मुगलसराय जो जंक्शन है यूपी में, ये चंदौली जिले में है। इसमें मुगलसराय जंक्शन है, उसका नाम बदल करके अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो यही एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, एशिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है मुगलसराय। तो मुगलसराय का अब नाम बदल दिया गया है, अब इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये यूपी में है। यूपी में कहाँ है? चंदौली जिले में। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। उसके बाद हम 47 की बात करेंगे। 47 में है, अधिकतम बच्चों की संख्या के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जाता है। मेटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अभी मैंने बताया मेटर्निटी लीव आपके 180 दिन का मिलता है, 180 दिन का मिलता है, यानी 6 महीने का मिलता है। इसको वीक में कनेक्ट करें तो 26 वीक्स हो जाएंगे। और ये दो बड़े जीवित बच्चों के लिए मिलता है, 2 बड़े जीवित बच्चों की डिलीवरी के पीरियड पे समय मिलता है। तो 2 बच्चों के लिए ये लाभ उठाया जा सकता है, जो कि आपके ऑप्शन में 2 यहाँ दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अबॉर्शन के लिए भी 45 डेज का मिलता है, और ये कुंवारी रेल महिला को भी मिल सकता है 45 दिन के लिए, यदि वो गर्भपात करवाना, अबॉर्शन करवाना चाहती है तो यहाँ डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक सीसीएल का पूछा जाता है, चाइल्ड केयर लीव, ये 730 दिनों की मिलती है, और ये महिला एंड रेलवे पुरुष कर्मचारी दोनों को मिलती है 730 दिन की। ये कब तक मिलती है? जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, और इसको साल में कम से कम 3 बार लिया जा सकता है सीसीएल को, चाइल्ड केयर लीव को। और ये कम से कम 5 दिनों की मिलती है, कम से कम आपके ये 5 दिनों की मिलती है। तो ये भी यहाँ ध्यान रखें। उसके अलावा 48 है, 48 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हेनरी जयंती के स्मरण में शताब्दी एक्सप्रेस रेल शुरू की गई है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हेनरी जयंती के स्मरण में शताब्दी एक्सप्रेस रेल शुरू की गई है? तो यह जो शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, ये 1988 में चलाई गई थी, और ये नई दिल्ली से नई दिल्ली से नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी, नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी। अब इसको बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया है, अब इसको भोपाल तक कर दिया गया है। तो ये शताब्दी एक्सप्रेस आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की 100वीं जयंती के स्मरण में चलाई गई थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 49 है, 49 क्या बोल रहा है? रनिंग स्टाफ को कितना न्यूनतम गारंटी का किलोमीटर बता दिया जाता है, यानी कि हाउ मच मिनिमम गारंटीड किलोमीटर अलाउंस इज गिवन टू रनिंग स्टाफ। तो ये 120 है, ध्यान रखिएगा, 120 है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 50 की। नियम 5C नियम 5C के तहत निलंबन नियम 5 का 5C के तहत निलंबन रद्द करने के आदेश के लिए निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर ऑर्डर ऑफ रिकवेशन ऑफ सस्पेंशन अंडर रूल 5 का 5C। तो ये आपके रिकवेशन ऑफ जो सस्पेंशन होता है वो स्टैंडर्ड फार्म 4 होता है, वो स्टैंडर्ड फार्म 4 होता है। यहाँ SF1 है जो सस्पेंशन के लिए है, SF2 है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए है,
और SF3 है जो सबस्टेंशियल अलाउंस यानी निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए है, और SF4 है जो रिकवेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए है। तो यहाँ पे जो SF4 है वो राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसे मामूली जुर्माना लगाने के लिए आरोप के ज्ञापन के लिए माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर मेमोरेंडम ऑफ चार्ज फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज? माइनर पेनल्टीज के लिए यहाँ SF11 आ जाएगा, SF11 आ जाएगा। तो SF11 आपके ऑप्शन सी में है, और SF5 मेजर पेनल्टी के लिए आता है, और SF सस्पेंशन के लिए आता है, और SF2 है जो आपके डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है। तो यहाँ माइनर पेनल्टी के लिए पूछा गया था, तो माइनर पेनल्टी के लिए आपका SF स्टैंडर्ड फॉरम 11 आ जाएगा। तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 52, IRMS का सही फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IRMS इज, आई से यहाँ आपका इंडियन हो जाएगा, आर से रेलवे हो जाएगा, और एम से आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, और एस से आपका सर्विस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है आपका इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये बी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, संभागीय SBF के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन ऑफ डिविजनल SBF इज, यानी डिवीजन लेवल पर स्टाफ बेनिफिट फंड के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे डिवीजन लेवल पर हम बात करेंगे। पहले बात तो मैं ये बता दूं कि जो ये SBF की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, और ये रेलवे में 1931 में आया था, ये रेलवे में 1931 में आया था। और इसकी जो अंशदान की राशि है पहले 500 रुपए थी, अब बढ़ा करके इसको 800 रुपए कर दी गई है। करंट में इसकी जो राशि है 800 रुपए है, तो 800 रुपए आप ध्यान रखें। प्रश्न यहाँ पर था कि डिवीजन लेवल पर कौन होता है, तो डिवीजन लेवल पर सीनियर DPO साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। सीनियर DPO साहब इसके डिवीजन लेवल पर यानी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 54 की, लोको पायलट और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की रनिंग ड्यूटी आमतौर पर एक बार में कितने घंटे से अधिक नहीं होगी? तो ये 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 10 घंटा आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर ले लेंगे, यानी द रनिंग ड्यूटी ऑफ लोको पायलट एंड ट्रैफिक रनिंग स्टाफ शैल नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड बाई 10 हावर्स इन वन स्ट्रेच। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका 10 हावर्स बनेगा, यानी 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 है, स्टाफ बेनिफिट फंड वाज इम्प्लीमेंटेड इन रेलवे इन विच ईयर? रेलवे में कर्मचारी लाभ निधि किस वर्ष लागू की गई? तो ये 1931 में लागू की गई थी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। स्टाफ बेनिफिट फंड ये रेलवे में 1931 में आया था, और इसकी जो करंट राशि अंशदान की वो आपके 800 रुपए है, पहले ये 500 रुपए थी, ऊपर मैंने आपको अभी बताया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 56 की, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 की बेसिक होती है आपके 47,600 रुपए। कई बार बेसिक का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो 47,600 रुपए होती है। लेवल 7 की यहाँ बात करें तो लेवल 7 की यहाँ पे 44,900 रुपए होती है। और लेवल 6 की बात करें जिसमें आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर जेई वगैरह आते हैं, इनकी आपकी लेवल 6 में 35,400 रुपए आती है। उसके बाद लेवल 5 की बात करें तो आपके 29,200 रुपए आती है, 29,200 रुपए आती है। लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 में आपके 25,500 रुपए आती है। ये किसके अनुसार है? ये आपके पे कमीशन 7 पे कमीशन के अनुसार है, 7 पे कमीशन के अनुसार है। उसके बाद लेवल 3 की अपन बात करें तो वो 21,700 रुपए होती है। लेवल 2 की बात करें तो 19,900 रुपए होती है। और उसके अलावा अपन बात करें L1 की, लेवल 1 की,
जो कि 18,000 रुपये होती है, तो ये ध्यान रखें। हाईएस्ट बेसिक यहाँ L18 की होती है, जो कि 2.5 लाख रुपए होती है, जो कि 2.5 लाख रुपए होती है L18 की, जो कि कैबिनेट स्तर के सचिव लेवल की होती है L18, जिसकी बेसिक 2,50,000 होती है। सबसे कम बेसिक L1 की होती है 18,000। यहाँ कई बार पूछा जाता है, मिनिमम पेंशन के लिए पूछा जाता है, तो मिनिमम पेंशन आपके 9,000 रुपये हो जाएगी, और अधिकतम पेंशन आपके, इसका आप कर लो, 1,25,000 रुपये हो जाएगी। ये भी यहाँ ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में मैट्रिक्स 8 में सेवारत अधिकारी को यात्रा भत्ते की 100% दर क्या है, तो लेवल 8 में यात्रा भत्ते की दर 800 रुपये है। 800 रुपये यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपके दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा अजीब है, तो यहाँ पे यूडीएम, आई पास, HMIS और HOR। यहाँ पे जो अजीब है यानी विच इज द ओड वन, यहाँ पे जो ओड वन है यानी ओड अजीब, तो यहाँ HOR है, ये लेबर के लिए है, यानी हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। ये आपका 2005 में संशोधित हुआ था, और ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में आपके इंटेंसिव, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड, ये 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है, 2005 में संशोधित हुआ था। इससे पहले इसको हाउस ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में इसको हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है HOR की। तो ये HOR यहाँ UDM से, IPAS से और HMI से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो डी ऑप्शन अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करेंगे 58, कम्यूटेटेड पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर ईयर, यानी परिवर्तित पेंशन कितने वर्ष के बाद बहाल की जाती है, तो ये आपका यहाँ 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो रेलवे में जो ईयर के हिसाब से मैंने इसको बता रखा है, यहाँ आपका 2 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर और 15 ईयर और 20 ईयर। यहाँ पे 2 ईयर की बात करें तो 2 ईयर की नौकरी पे आप अस्थायी से स्थायी हो जाते हैं, यानी परमानेंट हो जाते हैं। और 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर के बाद ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं, उनकी 5 साल की सर्विस के बाद वो 5 साल की सर्विस के बाद वो तीनों पास उसके चालू हो जाते हैं। तीनों पास उनके सी और डी के चालू हो जाते हैं। 5 साल की सर्विस तक उनको एक पास मिलता है, इसलिए ये 5 साल इम्पोर्टेंट है। और 5 साल की नौकरी के बाद आप स्टडी लीव भी ले सकते हैं। स्टडी लीव भी आप 5 साल की नौकरी के बाद ले सकते हैं। ये सामान्य रेल कर्मचारी के लिए 2 वर्ष की होती है, जो कि 12-12 महीनों के टुकड़ों में 2 बार सेक्शन करानी पड़ती है। और रेलवे डॉक्टर के लिए ये 3 साल की होती है, जो कि 12-12 महीनों के 3 टुकड़ों में इसको सेक्शन करानी पड़ती है। यहाँ रेलवे डॉक्टरों का नाम आ गया, तो रेलवे डॉक्टरों के लिए 3 साल होती है और सामान्य रेल कर्मचारी के लिए ये 2 साल होती है। और इसको रेलवे की 5 साल की सर्विस के बाद लिया जा सकता है। 10 ईयर्स की यहाँ बात करें तो 10 ईयर्स की नौकरी आप रेलवे में पूरी कर लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और 15 साल की नौकरी पूरी होने पर पेंशन रिस्टोर हो जाती है, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपके 15 साल, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और 20 साल की बात करें तो 20 साल की नौकरी पर आप VRS के हकदार हो जाते हैं। और VRS के हकदार हो जाते हैं तो आप मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। ये भी यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर और 20 ईयर मैंने सारे आपको बता दिए। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा 15। 15 साल पे आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे 59 की, सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। सुशासन एक्सप्रेस आपके ग्वालियर और बलरामपुर के बीच चलती है। ग्वालियर एंड बलरामपुर के बीच चलती है सुशासन एक्सप्रेस, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 60 में दिया है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो रेल बजट था वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। हु प्रेजेंटेड फर्स्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का, तो ये आपके जॉन मथाई। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है 61 है,
इसी पीएल संख्या में इसके द्वारा मद का संबंधित उप समूह प्रदर्शित किया जाता है, यानी इन ये पीएल नंबर द सब ग्रुप टू विच द आइटम बिलोंग्स टू इज रेस रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ जो पीएल नंबर होता है, प्राइस लिस्ट नंबर, तो ये जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है ये 8 अंक का होता है, और इसमें जो पहले 2 अंक होते हैं वो आपके मुख्य ग्रुप होता है, यानी कि मुख्य ग्रुप के होते हैं, और दूसरे 2 होते हैं वो सब ग्रुप होता है। वो दूसरे जो 2 अंक होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं, और जो तीसरा 3 अंक होते हैं वो आपके मद संख्या होती है। वो आपके मद संख्या होती है, वो आपके मद संख्या होती है। और जो चौथा अंक होता है 1, वो आपके चेक डिजिट होता है, वो आपके चेक डिजिट होता है। तो ये 8 अंकों का होता है, 2 और 2 4, 4 3 7 1, 8 अंकों का होता है। तो यहाँ सब ग्रुप के लिए पूछा गया था, तो सब ग्रुप के लिए ये अंक होते हैं। तो ये यानी कि तीसरा और चौथा ये आपके सब ग्रुप के लिए हो जाएंगे, और पांचवा, छठा और सातवां ये 3 अंक आपके मद संख्या के लिए हो जाएंगे, और जो 8वां अंक है लास्ट वो चेक डिजिट हो जाएगा। और ये शुरू के 2 अंक हैं पहले और दूसरे, ये आपके मुख्य ग्रुप होता है, यानी मेजर ग्रुप, मेन ग्रुप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका तीसरा और चौथा अंक। तो तीसरा और चौथा अंक आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। तो बी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं LHAP की। यहाँ LHAP की बात करते हैं, मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्युमुलेशन ऑफ LHAP, यानी LHAP के संचय की अधिकतम सीमा क्या है। तो LHAP की यहाँ देखी जाए तो यहाँ LHAP की अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। यहाँ फुल फॉर्म की बात करें, लिव ऑन ऑफ एवरेज पे, लिव ऑन ऑफ एवरेज पे इसकी फुल फॉर्म होती है LHAP की। और एक साल में ये आपको 20 मिलती है, एक साल में आपको ये 20 मिलती है, एक साल में आपको 20 मिलती है, जो कि 2 टुकड़ों में मिलती है। जनवरी से जून तक मिलती है 10, और फिर जुलाई से दिसंबर तक मिलती है ये आपको 10। तो ये एक साल की 20 मिलती है। तो कितनी कर्मचारी अपने सर्विस काल में कितनी इकट्ठी कर सकता है, तो कितनी भी इकट्ठी कर सकता है, अनलिमिटेड। वैसे अगर जनरली रूप से देखा जाए तो मान लिए यदि आप 18 साल की नौकरी पे आते हैं और 60 पे रिटायर होते हैं, तो भी अगर एक साल की 20 मिलती है, तो यहाँ पे 42 में आप 0, 4 और 8, 840 LAP से ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर सकते, 840 से ज़्यादा LHAP इकट्ठी नहीं कर सकते। उसके अलावा मान लीजिए आप यदि रेलवे बोर्ड GM के लिए मिनिमम आयु एक GM महोदय मिनिमम आयु में 1 साल कम कर देते हैं, या रेलवे बोर्ड 1-2 साल कम कर देता है, तो भी मान लीजिए आप 16 में आ गए, तो 16 में आने के बाद भी आप 44 करेंगे, तो 44 से 20 करेंगे तो आपको ये 880 LHAP से ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर सकते। ये मेरा गणित है, आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन प्रश्न में अपने को नंबर लेना है और उत्तर लेना है, तो मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ LHAP, यानी LHAP कितनी इकट्ठी कर सकता है, तो उसके लिए अपने को उत्तर देना पड़ेगा अनलिमिटेड, यानी अपन कितनी भी इकट्ठी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो LAP है, लिव ऑन एवरेज पे, लिव ऑन एवरेज पे वो अपन 300 तक इकट्ठी कर सकते हैं, वो अपन 300 तक इकट्ठी कर सकते हैं। 300 के बाद ये लैप्स होती है, 300 के बाद ये लैप्स होती है, और सेवानिवृत्ति पर आपको 300 LAP का ही नकदीकरण मिलता है। लेकिन यहाँ LHAP की बात करें, लीव ऑन ऑफ एवरेज पे, यहाँ पर लीव ऑन ऑफ एवरेज पे की बात करें तो आप ये अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है, संचय की कोई सीमा नहीं है, तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 63 की, समूह ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रेलवे एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड फॉर 3 सेट्स ऑफ पासेज, यानी समूह सी और समूह डी रेलवे कर्मचारी पास के तीनों सेटों के हकदार हैं। तो ये कब हकदार हैं? ये 5 साल की सर्विस के बाद, मैंने ऊपर बताया 5 साल की सर्विस के बाद ये हकदार होते हैं। 5 साल की सर्विस तक इनको, ग्रुप सी एंड डी को 5 साल की सर्विस तक एक सेट मिलता है, पास का एक सेट मिलता है। और 5 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो साल के 3 सेट मिलते हैं, साल के 3 सेट मिलते हैं।
और इनकी वैलिडिटी आप जानते ही हो 5 माह होती है, 5 मंथ्स होते हैं सुविधा पास की। तो यहाँ और यहाँ अधिकारी की बात करें तो अधिकारी में यहाँ ग्रुप ए और बी, ग्रुप ए और बी का मामला अलग है। ग्रुप और ए और बी को ट्रेनिंग पीरियड में 3 मिलते हैं साल के, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद साल के 6 सेट पास मिलते हैं अधिकारी वर्ग को। अधिकारी वर्ग में कौन आता है? अधिकारी वर्ग में ग्रुप ए और बी आता है। तो जब तक ये ग्रुप ए और बी अधिकारी हैं ट्रेनिंग करते हैं, जब तक इनको 3 पास मिलते हैं साल के, ट्रेनिंग के दौरान साल के 3 पास, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग से इनको 6 सेट पास पर ईयर मिलते हैं। लेकिन अगर पीटीओ की बात करें तो पीटीओ इनको 4 सेट मिलता है पर ईयर, और ग्रुप सी और डी को भी पर ईयर 4 सेट मिलता है, और ये शुरू से ही 4 सेट मिलता है, तो अधिकारी को भी शुरू से ही 4 सेट मिलता है। यहाँ 5 साल की पीटीओ के लिए बाध्यता नहीं है। और ग्रुप सी और डी को भी 4 सेट पीटीओ मिलता है, और ग्रुप ए और बी को भी पीटीओ का 4 सेट मिलता है। यानी ग्रुप ए और बी के लिए 6 सेट पास हो गए और 4 सेट पीटीओ के हो गए पर ईयर, पर ईयर। तो यहाँ क्या था? यहाँ ये था कि ग्रुप सी और डी रेलवे कर्मचारी के पास 3 सेटों के हकदार हैं, तो ये 5 साल की सर्विस के बाद 3 सेटों के हकदार हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, टू सस्पेंड एनी रेलवे सर्वेंट दिस इज यूज्ड, किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, यही आपका आंसर हो गया SF1। SF स्टैंडर्ड फॉर्म जो 4 है, ये आपके निलंबन से बहाली के लिए आता है, और मेजर पेनल्टी के लिए SF5 आता है, और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 आता है। इसके अलावा जो यहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपका SF2 है, वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है, और एक SF7 है, वो आपकी जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आता है। उसके बाद 65 है, हाल ही में भारतीय रेलवे के स्वच्छ सर्वेक्षण अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्टेशन को सर्वाधिक स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है? तो यहाँ पे रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन एज पर क्लीनेस्ट सर्वे ऑफ इंडियन रेलवे। तो अभी हाल ही में जयपुर को सबसे टॉप पे लिया गया है, यानी नंबर 1 सफाई के मामले में नंबर 1 है जो जयपुर है, नंबर 1 है जो जयपुर है। और ये NWR का NW NW NWR का हेडक्वार्टर भी है, NWR का हेडक्वार्टर है। NWR के अंतर्गत 4 डिवीजन आते हैं, जिनमें आपका जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये 4 डिवीजन आते हैं NWR के अंतर्गत, यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे। और उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जयपुर हेडक्वार्टर भी है। तो ये सफाई के मामले में टॉप है जयपुर डिवीजन। NWR के अंतर्गत जो जयपुर डिवीजन है वो सफाई के मामले में सबसे टॉप आया है, पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आया है। चलिए नेक्स्ट है 66 है, पितृत्व अवकाश कितने दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है? अप टू हाउ मेनी डेज पैटर्निटी लीव कैन बी सेक्शनड। तो यहाँ पे जो पितृत्व अवकाश है वो आपका 15 दिन के लिए सेक्शन किया जाता है, और ये 2 जीवित बच्चों के लिए, जीवित 2 सबसे बड़े बच्चों के लिए, सबसे बड़े 2 बच्चों के जीवित बच्चों के लिए पैटर्निटी लीव दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ये जच्चा एंड बच्चा दोनों की देखभाल के लिए पतिदेव जी को दिया जाता है, ताकि वो मिसेज की डिलीवरी पर 6 महीने के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत इसको लेना होता है, जो कि आपको 15 दिन का मिलता है। यदि आप इन 6 महीनों में आप नहीं ले पाते हैं ये 15 दिन का, तो फिर ये लैप्स हो जाता है। और ये 2 बच्चों पे मिलता है, शुरू के 2 बड़े जीवित बच्चों पर मिलता है, तो ये आपका 15 और 15 30 दिन का हो जाता है 2 बच्चों पर। तो यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पितृत्व कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है? तो 15 दिनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिशिबल इन केस ऑफ, किस स्थिति में यात्रा मतलब किस पास में यात्रा विराम की अनुमति नहीं है? तो ये जो सेटलमेंट जो पास होता है आपका, इसमें यात्रा विराम की अनुमति नहीं है। तो सेटलमेंट पास के अंतर्गत आपको यात्रा विराम की अनुमति नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ
करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 68 है, सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास हेतु न्यूनतम कितनी वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो वीआरएस लेने पर ही आप मानार्थ पास के हकदार होते हैं। मानार्थ पास के आप कब हकदार होते हैं? जब आप रेलवे सर्विस से, रेलवे की नौकरी से वीआरएस ले लेते हैं। और वीआरएस कब ले सकते हैं? जब आपकी आपकी रेलवे में कम से कम 20 साल की सर्विस हो जाए तो आप वीआरएस ले सकते हैं। और जब आप वीआरएस ले सकते हैं तो फिर आप वीआरएस लेते ही मानार्थ पास के हकदार हो जाएंगे। क्योंकि मानार्थ पास कब मिलता है? मानार्थ पास आपको सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। तो सेवानिवृत्ति कब होगी आपकी? 20 साल की नौकरी के बाद। और 20 साल की नौकरी के बाद आप क्या कर सकते हैं? वीआरएस ले सकते हैं। तो वीआरएस लेते ही आप मानार्थ पास के हकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा यही गया था कि मानार्थ पास हेतु न्यूनतम कितनी वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो 20 वर्षों की सेवा आवश्यक है। ऊपर वाले प्रश्न में मैंने इसको अच्छी तरह से आपको क्लियर भी किया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन 69 की बात करते हैं। 69 है, 69 है रेलवे सेवा आचरण 1966, यानी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार समाज सेवा का कार्य बिना किसी पूर्व अनुमति के किया जा सकता है। बिना, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है, उसके अनुसार समाज सेवा कार्य के लिए आपको रेलवे की परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी बिना किसी पूर्व अनुमति के आप ये वर्क ऑफ सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, आईएमएस का सही, यानी कि आईएमएस का सही फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईआईएमएसएस। तो यहाँ पे जो आई से होगा वो होगा इंटीग्रेटेड, और एम से होगा मटेरियल, नेक्स्ट एम से होगा आपका मैनेजमेंट, और एस से होगा सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं हम 71 की करते हैं, एचआरएमएस का सही फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एचआरएमएस इज, तो एचआरएमएस से हो जाएगा आपका, एस से हो जाएगा ह्यूमन, आर से हो जाएगा रिसोर्स, एम से हो जाएगा मैनेजमेंट, और एस से हो जाएगा आपका सिस्टम। तो ये हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 72 है, आरवीएनएल का सही फुल फॉर्म है, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आरवीएनएल। तो आर से आपका रेल, वी से आपका विकास, एन से आपका निगम, एल से आपका लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 73 है, हाल ही में किस स्टेशन को पीपी मोड पर पुनर्विकास शुरू किया गया है? व्हाट स्टेशन इज रिसेंटली कमिश्न्ड ऑन पीपी मोड ऑफ रीडेवलपमेंट? तो इसके लिए जो रानी कमलापति है, ऑप्शन डी, रानी कमलापति को पीपी मोड पर पुनर्विकास के लिए शुरू किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 74 है, हु हैज द ऑथोरिटी टू डिक्लेयर एज पोस्ट एज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, यानी पद को चयन अथवा अचयन घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये रेलवे बोर्ड के पास है। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पदों के चयन और अचयन को घोषित करने का जो अधिकार है वो रेलवे बोर्ड के पास है, वो रेलवे बोर्ड के पास है, रेलवे बोर्ड के पास है। उसके बाद 75 है, विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? द अथॉरिटी कंपोनेंट टू अप्रूव कंपनसेशन, यानी सीजीए, सीजीए ग्राउंड पर, सीजीए कंपनसेशन, कंपनसेशन कंपनसेशन एट अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर। मैरिड डॉटर के लिए यहाँ आपके डीआरएम साहब है, मैरिड डॉटर के लिए यहाँ आपके डीआरएम साहब हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जीएम इसमें पहले थे, लेकिन अब ये पावर डीआरएम साहब को दे दी गई है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका उत्तर जीएम आएगा, ये बिल्कुल कंफर्म कर लिया गया है, इसका उत्तर डीआरएम ही है। ऑप्शन
सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है। तो यहाँ थर्ड सी होता है, थर्ड थर्ड सी होता है रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1966 का जो थर्ड सी होता है वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉय के लिए होता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जो संबंधित होता है वो थर्ड सी होता है। और थर्ड सी आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एक आपके 15A पूछा जाता है। 15A आपके रेलवे क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है। रेलवे क्वार्टर में भेड़ बकरियां रखना, गाय रखना, किराए पे देना, खाली नहीं करना, अनैतिक कार्य करना, क्वार्टर का दुरुपयोग करना, ये सब 15A में आते हैं। उसके अलावा जो आपका 13A है वो दहेज से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। और 13 रूल नंबर 13 है वो आपके उपहार से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। और आपके रूल नंबर जो 22 है, रूल नंबर जो 22 है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। रूल नंबर 22 मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित है, यानी कि कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से पहले 8 घंटे पहले दारू नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, बियर नहीं पिएगा, नशीली गोलियां दवाइयों का सेवन नहीं करेगा। तो ये रूल नंबर 22 में आता है। और 22A है वो किसी भी कारखाने में 14 साल से कम बच्चे के रोजगार नहीं देने के संबंध में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है 22A। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो एक आपका रूल नंबर 8 भी है जो प्रेस मीडिया टीवी व अखबार से संबंधित है। रूल नंबर यहाँ जो 9 है वो सरकार की आलोचना से संबंधित है। इसके अलावा कई बार 18A भी पूछ लिया जाता है। 18A ये आपके अचल संपत्ति खरीदने के लिए है। और कई बार 18 भी पूछ लिया जाता है, ये आपके चल संपत्ति के बारे में उल्लेख से है। कई बार रूल नंबर 7 भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके रूल नंबर 7 है जो प्रदर्शन से धरना हड़ताल आदि, रेलवे कर्मचारी धरना प्रदर्शन आदि में सम्मिलित नहीं हो सकता, ये रूल नंबर 7 से है। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सर्विस रूल कंडक्ट रूल थे जो पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा थर्ड सी, 15A, 22A, 13A ये पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ बात करेंगे 77 की। 77 में क्या है, इस अनुशासन इस अनुशासनात्मक एवं अपील नियम के अंतर्गत पूछताछ अनिवार्य नहीं है। अंडर विच डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी ए इन। ये जो रूल नंबर 14(2) है, रूल नंबर जो ये 14(2) है, इसमें किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाती है, किसी प्रकार की कमेटी नहीं बैठाई जाती है, किसी प्रकार की कोई छानबीन नहीं की जाती है, सीधा रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, यानी सीधा कर्मचारी को घर पे बिठा दिया जाता है। तो ये रूल कौन सा है, ये रूल आपका 14(2) है। इस अनुशासनात्मक एवं अपील नियम डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के अनुसार 14(2) में किसी प्रकार की न तो जांच होती है, न किसी प्रकार की कमेटी बैठती है, न छानबीन होती है, सीधी रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है इस नियम के तहत। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। उसके बाद 78 है। 78 है, कितने रुपए से अधिक मूल्य के निविदा मामलों के लिए निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी स्टोर में 1 करोड़ का मामला है, यानी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर टेंडर केसेस वैल्यू अबव RS 1 करोड़ इन स्टोर्स मैटर इज। तो इसके लिए एसएजी ग्रेड के अधिकारी आते हैं, इसके लिए एसएजी ग्रेड के अधिकारी आते हैं, जैसे कारखाने में CWM हो गया और डिवीजन लेवल पर आपका DRM साहब हो गया। तो ये जो एसएजी ग्रेड के अधिकारी हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वो इसके लिए ऑथोरिटी है, एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी है। तो ये था आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 79, DRM मेटल पास के लिए पात्र हैं, DRM इज एलिजिबल फॉर मेटल पास। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये सिल्वर पास है ये आपके एसएजी ग्रेड के अधिकारियों को मिलता है, जिसमें आपका DRM साहब भी आते हैं
और कारखाने के CWM साहब भी आते हैं। ये SAG ग्रेड के अधिकारियों को सिल्वर पास मिलता है। वहीं गोल्ड पास की बात करें तो गोल्ड पास GM महोदय और GM महोदय से ऊपर रेलवे बोर्ड, GM महोदय से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारी सचिव, तो ये जो गोल्ड पास है ये GM और GM से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारी, इनके लिए गोल्ड पास मिलता है, इनके लिए गोल्ड पास मिलता है। और जो ये ब्रॉन्ज है ये JEG ग्रेड के अधिकारियों के लिए है। ये जो ब्रॉन्ज है ये JEG ग्रेड के अधिकारियों के लिए है। इसके अलावा एक प्लेटिनम पास होता है, प्लेटिनम पास को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर सिल्वर पास आपके DRM साहब, CWM साहब यानी SAG ग्रेड के अधिकारियों के लिए हो जाएगा, DRM साहब के लिए सिल्वर पास हो जाएगा। गोल्ड पास की बात करें तो ये GM और GM से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिए होता है। और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की बात करें तो JEG ग्रेड के अधिकारियों के लिए होता है। तो यहाँ DRM के लिए पूछा गया था, इसलिए सिल्वर चांदी सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ अगर ये पास खो जाते हैं तो इनकी जुर्माना राशि भी निर्धारित की गई है। जुर्माना राशि आपके गोल्ड पास के लिए आपके 26,113 रुपये है। और सिल्वर पास के लिए आपके 4,964 रुपये है। और आपके ब्रॉन्ज पास के लिए आपके 4,960 रुपये है, 4,960 रुपये है। यानी सिल्वर में और ब्रॉन्ज में मात्र 4 रुपये का फर्क है। सिल्वर और ब्रॉन्ज में मात्र 4 रुपये का फर्क है। इसका 4,964 है और इसका 4,960 है। यहाँ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए 26,113 रुपये है। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? आंसर यहाँ DRM को सिल्वर पास मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 80। निम्नलिखित अवकाश के बाद अवकाश का नकदीकरण प्राप्त किया जा सकता है। एनकेसमेंट ऑफ लीव कैन बी अवेल्ड आफ्टर फ्लोइंग केयर। तो यहाँ निम्नलिखित अवकाश के बाद अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे CL ये भी राइट है, LAP भी राइट है, बोथ A और एंड बी दोनों, तो ये भी राइट है। यानी कि आपका C ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 80 में C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ LAP की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो LAP का लीव ऑन एवरेज पे, यानी लीव ऑन एवरेज पे। LAP की फुल फॉर्म होती है लीव ऑन एवरेज, L से आपका लीव हो जाएगा, ऑन आ जाएगा बीच में, A से एवरेज हो जाएगा और P से आपका पे हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन C है लीव ऑन एवरेज पे, ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, LHAP का सही फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे L से मतलब आपका लीव हो जाएगा और बीच में आपका ऑन आ जाएगा, फिर एस से आपका ऑफ हो जाएगा और ए से आपका एवरेज हो जाएगा और पी से आपका पे हो जाएगा, यानी लीव ऑन ऑफ एवरेज पे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ CL का सही फुल फॉर्म पूछा है, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CL इज, तो CL का आपका कैजुअल लीव होता है। तो ये ऑप्शन जो बी में दिया हुआ है, सी का कैजुअल और एल का लीव, कैजुअल लीव आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्कशॉप स्टाफ को ये 8 मिलती है और ओपन लाइन स्टाफ को ये ओपन ओपन लाइन में ये आपको 10 मिलती है। यदि कोई कर्मचारी विकलांग है तो उसको 4 एक्स्ट्रा मिलती है। यदि कोई कर्मचारी विकलांग है तो उसको 4 एक्स्ट्रा मिलती है। अगर ये विकलांग व्यक्ति वर्कशॉप में है तो उसको 12 और ओपन लाइन में है तो उसको 14। और ये साल की 8 मिलती हैं और ये जुड़ती नहीं है, अगर नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती हैं। उसी हिसाब से चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 84 का पूछा गया है, OT का सही फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ OT, OT का जो फुल फॉर्म है होता है वो ओवर टाइम होता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ओवर टाइम। OT का फुल फॉर्म होता है ओवर टाइम, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये नायर है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, नेशनल अकेडमी
नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के प्रमुख को किस पदनाम से जाना जाता है? बाई वाट डेजिनेशन हेड ऑफ नायर इज नाउन, यानी नायर के हेड को किस डेजिनेशन पदनाम से जाना जाता है? तो उसको डायरेक्टर के नाम से यानी निदेशक के नाम से जाना जाता है। जो नायर का जो हेड होता है वो डायरेक्टर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पास जारी करने के लिए कितनी यात्रा विराम की अनुमति दी जाती है? तो पास जारी करने के लिए कितने यात्रा विराम की, तो यानी कि हाउ मेनी ब्रेक जर्नी कैन बी अलाउड फॉर इश्यूइंग पास, तो ये कितनी भी दी जा सकती है यानी अनलिमिटेड, यानी ये 4 भी दी जा सकती है, 5 भी दी जा सकती है, 6 भी दी जा सकती है, 8 भी दी जा सकती है, अनलिमिटेड। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, नई पेंशन योजना प्रभावी है, न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है, पहली बात तो अब ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं रही है, पहले ये न्यू पेंशन स्कीम थी, अब इसको बदल करके न्यू पेंशन स्कीम से इसको नेशनल पेंशन स्कीम की जगह सिस्टम, यानी पहले ये न्यू पेंशन स्कीम थी, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया है। अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया है और ये 1/1/2004 2004 के 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू है। इसमें दो टीयर होते हैं, इसमें दो टीयर होते हैं, फर्स्ट टीयर और सेकंड टीयर, फर्स्ट टीयर और सेकंड टीयर, और ये 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू है। होता क्या है, इसमें कर्मचारी के बेसिक और डीए का 10% और रेलवे के द्वारा बेसिक और डीए का 14% मिलाकर, यानी रेलवे कर्मचारी का 10% और रेलवे का 14% बेसिक और डीए का दोनों मिलाकर के इसमें कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में। तो यहाँ पूछा क्या गया था, न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव, तो ये 1/1/2004 के बाद लागू है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी एंड अपील प्रोसीडिंग शैल बी ट्रीटेड एज, यानी अनुशासनात्मक और अपील कार्रवाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर निलंबन की अवधि मानी जाएगी, तो वो पीरियड ऑफ अवधि, पीरियड ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी पर अवधि मानी जाएगी, उस समय को ड्यूटी माना जाएगा, ऑन ड्यूटी माना जाएगा, ड्यूटी अवधि मानी जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 89 है, व्हेन वाज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास्ड, ये ट्रेड यूनियन एक्ट था, ये ट्रेड यूनियन जो एक्ट था ये 1926 में बना था और 1 जून 1 जून 1927 से ये लागू हुआ था, 1 जून 1927 से ये लागू हुआ था, 1 जून 1927 से लागू हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 1 जून 1927, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, लाइन स्टाफ को कितने आरएच दिए जा सकते हैं? तो लाइन स्टाफ होता है उसके लिए आरएच नील होता है, आरएच उसके लिए नील, नील का मतलब 0, तो यहाँ 2 भी गलत हो जाएगा, 1 भी गलत हो जाएगा, नो लिमिट भी गलत हो जाएगा, कोई नहीं, कोई सीमा नहीं, तो यहाँ कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका यहाँ, डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 91 है, सेवानिवृत्ति पर अधिकतम कितनी छुट्टियां बुनाई जा सकती है? सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 छुट्टियां बुनाई जा सकती हैं और 300 ही जोड़ी जा सकती हैं। यदि आप 300 एलएपी से ज़्यादा जोड़ते हैं
तो वो आपकी लैप्स हो जाएंगी, वो आपकी लैप्स हो जाएंगी। इसलिए 300 छुट्टियां ही जोड़ी जा सकती हैं और 300 का ही नकदीकरण होता है। यदि आपके पास 300 एलएपी नहीं है और 300 नहीं जोड़ सकते आप, 300 नहीं जोड़ी आपने, तो मान लीजिए जैसे आपने 150 ही जोड़ी, जैसे मान लीजिए आपने 150 ही जोड़ी, तो फिर 150 में 150 HLAP LHAP 150 में 150 HLAP जोड़ के आपको यानी आप पेमेंट कर दिया जाएगा। 150 में 150 LAP जोड़ के यानी 150 का आधा, 150 का आधा हो गया आपका 75, तो 150 प्लस 75 यानी आपको 225 छुट्टियों का पेमेंट नकदीकरण कर दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में LHAP लीव ऑन ऑफ एवरेज पे है तो, अगर आपने किसी कारणवश नहीं जोड़ पाए तो चलिए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। IRILMM कहाँ स्थित है? वेरी इज द IRILMM लोकेटेड? तो यहाँ आपके आई से इंडियन, आर से रेलवे, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट होता है, एंड मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट होता है। और ये आपके कहाँ स्थित है? ये आपके दिल्ली में स्थित है। यहाँ ऑप्शन सी में जो दे रखा है दिल्ली, दिल्ली में स्थित यानी दिल्ली में स्थित है। कभी आप जाओ तो मैं वहाँ का एड्रेस भी बता देता हूँ कहाँ पर है। गेट नंबर 2, मेट्रो स्टेशन 3rd, ओरिएंटल हाउस 19, कॉमर्शियल सेंटर नियर गिरन पार्क, यूसुफ सराई, न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर 110049। ये वहाँ का एड्रेस है, पिन कोड है। तो यहाँ 92 में 92 में क्या ले लेंगे? सी आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट है 93, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो नायर है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, NAIR, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। इसके जो हेड है होता है, नायर का जो हेड होता है उसको डायरेक्टर बोला जाता है, उसको निदेशक यानी कि डायरेक्टर बोला जाता है, निदेशक बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? ये आपके बड़ोदरा में है। ये कहाँ पर है? ये बड़ोदरा में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 94 है, व्हाट इज द मिनिमम गैप टू प्रोसेस टू नॉन स्टॉक डिमांड्स फॉर सेम आइटम? एक ही वस्तु के लिए दो गैर स्टॉक मांगों को संशोधित करने के लिए न्यूनतम अंतर क्या है? तो न्यूनतम अंतर जो होता है वो 6 महीने का होता है। इसके लिए जो गैप होता है वो 6 महीने का गैप होता है, 6 मंथ का अंतर होता है। उसके बाद बात करते हैं 95 की, IREC और IREM क्या है? व्हाट इज ई इन IREC एंड IREM? इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, और ये होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश्ड मैनुअल। ये C फॉर कोड होता है और M फॉर मैनुअल होता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट है यानी स्थापना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 96 है, CTRL कंट्रोल प्लस P का संक्षिप्त कमांड क्या है? तो P का संक्षिप्त कमांड प्रिंट है। यहाँ पर कंट्रोल प्लस P शॉर्ट कमेंटेड फॉर, तो यहाँ प्रिंट है, P फॉर प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 97 है, कैट के आदेश के खिलाफ अपील में निहित है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कैट लाइंस। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कैट है, कैट के बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट, कैट के बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। ये इसका प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पूछा जाए कि SLP के मामले में यानी स्पेशल लीव पिटीशन, SLP स्पेशल लीव पिटीशन के मामले में कैट के बाद कहाँ जाते हैं? तो SLP के मामले में SLP,
एसएलपी के मामले में कैट के बाद हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। लेकिन यहाँ अगर कैट का डिसीजन हो गया, कैट का आदेश आ गया, तो कैट के आदेश के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ आदेश के खिलाफ पूछा था, इसलिए कैट के आदेश के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पूछता कि कैट के आदेश के बाद हम एसएलपी या कैट के बाद एसएलपी कहाँ लगाएंगे, तो एसएलपी कैट के बाद हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तो फिर अपना यहाँ एसएलपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आंसर आता। लेकिन यहाँ ओनली आदेश के खिलाफ था, तो कैट के आदेश के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, सेफ्टी आइटम इज कंसिडर्ड आउट ऑफ स्टॉक इफ स्टॉक फॉल्स बिलो मंथ्स क्वांटिटी, यानी यदि स्टॉक महीनों की मात्रा से नीचे गिरता है तो सुरक्षा वस्तुओं को स्टॉक से बाहर माना जाता है। तो इसके लिए 1 मंथ है, इसके लिए 1 मंथ है, इसके लिए 1 मंथ है। तो 1 मंथ आपका ऑप्शन ए में है, 1 मंथ, 1 मंथ 1 महीना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 99 है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम कौन है? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम साहब कौन है, जनरल मैनेजर कौन है? तो आलोक कुमार जी वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। अभी ये पेपर है जो आपके लेटेस्ट पेपर है, तो आलोक कुमार जी वहाँ जीएम महोदय हैं। ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट। उसके बाद 100 है, निम्न में से कौन सा कार्मिक विभाग से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके कार्मिक विभाग से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फोइस की बात करें तो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सूचना प्रणाली है। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये सूचना प्रणाली है, और ये IMMS है, यानी कि इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपके स्टोर से संबंधित है। और UDM भी आपके स्टोर से संबंधित है, यानी ये लोकल परचेज। IMS है जो आपके लोकल परचेज स्टोर, लोकल परचेज स्टोर से संबंधित है। और UDM है जो आपके यूजर डिपो मॉड्यूल, यूजर डिपो मॉड्यूल, ये भी आपके स्टोर से संबंधित है। यहाँ जो कार्मिक विभाग के लिए पूछा गया था, तो कार्मिक विभाग के लिए आपका HRMS हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 101 है, किन्हें पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया जाता है? पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाता है जो विदेश में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अपन ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, जो भारतीय मूल के हैं और विदेश में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको ये पुरस्कार पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, और ये 10% राजभाषा के हैं, यहाँ से जो पेपर का 10% होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो यही है कि किन्हें पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया जाता है? तो जो भारतीय मूल के हैं और विदेश में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं विदेश में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 102 है, केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पहला जो पुरस्कार है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये विभाग समिति मंडल आदि को ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रेमचंद पुरस्कार है जो आपके कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद्य संग्रह, इनके लिए आपके प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य संग्रह या काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार, ये पुरस्कार केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए
हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर बनेगा वो राजभाषा गौरव पुरस्कार बनेगा। मैथिली शरण आप जानते होंगे, ये आपके काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। प्रेमचंद हिंदी हिंदी में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, गद्य पद्य संग्रह, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इसी विभाग, समिति या मंडल को दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बनेगा। डी आंसर यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 103 वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 के अनुसार कै क्षेत्र स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से कै क्षेत्र के लिए मूल पत्राचार हेतु कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 100% का लक्ष्य रखा गया है, जो कि आपके ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 140 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत 351 के अंतर्गत अष्टम अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो ये जो पहली भाषा है संस्थाली, ये 2003 में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये भाषा तो इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल है। डोगरी भाषा भी 2003 में जोड़ी गई थी और संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन। नेपाली भाषा ये आपके 1992 में जोड़ी गई थी और 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये नगामीज है, ये नगामीज भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इन 22 भाषाओं में ये जो नगामीज है ये शामिल नहीं है। और आपकी जो अंग्रेजी भाषा है वो भी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है जो इन 22 भाषाओं में शामिल है। ये नेपाली विदेशी भाषा है जो इसमें शामिल है। और ये नेपाली आपके 1992 में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर देखेंगे संस्थाली भी 22 भाषाओं में है, डोगरी भी 22 भाषाओं में है, नेपाली भी 22 भाषाओं में है। यहाँ नगामीज है जो आपके 22 भाषाओं में नहीं है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। इसके बाद 105 है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ जोनल लेवल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, जो कि आपके जीएम महोदय होते हैं, महाप्रबंधक। जीएम महोदय यानी महाप्रबंधक होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। और यही डिवीजन लेवल पर पूछे तो आपके डीआरएम साहब होते हैं और वर्कशॉप लेवल पर आपके सीडब्ल्यूएम साहब होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे हम 105 में? 105 में आंसर बी लेंगे, जीएम महोदय। ये जो मंडल रेल प्रबंधक साहब हैं ये डिवीजन लेवल पर होते हैं। 106 है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से यहाँ 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं और टोटल आपके 30 सदस्य होते हैं। संसदीय समिति राजभाषा समिति में टोटल 30 होते हैं, 20 और प्लस 10, तो ये दोनों मिला के 30 हो जाते हैं। यहाँ लोकसभा के लिए पूछा गया है इसलिए 20 हो जाएंगे। तो ये 20 आंसर आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ए में दे रखा है तो ए आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 107 की। प्रबोध परीक्षा में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर नगद पुरस्कार राशि क्या है? यहाँ 3 पाठ्यक्रम होते हैं। पहला आपका प्रबोध होता है और दूसरा आपका प्रवीण होता है और तीसरा आपका प्राज्ञ होता है। तो यहाँ प्रबोध के लिए 70% से ऊपर पूछा गया है तो प्रबोध के लिए आपके 1600 रुपये होते हैं और प्रवीण के लिए 1800 रुपये होते हैं और प्राग्ञ के लिए 2400 रुपये होते हैं। ये तीनों राशियां इसमें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। ये 1600 रुपये प्रबोध के लिए है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ प्रवीण की राशि 1800 रुपये भी दे रखी है और यहाँ प्राग्ञ की राशि 2400 रुपये भी
दे रखी है, लेकिन यहाँ प्रबोध परीक्षा के लिए पूछा गया था, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्मिकों के हिंदी के प्रशिक्षण के लिए ये 3 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रबोध आपका प्राइमरी लेवल का होता है, यानी ये 1 से 5 तक का होता है। ये आपके प्राइमरी यानी प्राथमिक पाठ्यक्रम होता है, प्राइमरी लेवल का होता है, प्राथमिक पाठ्यक्रम होता है, और इसका वर्किंग डे 25 दिन का होता है। प्रवीण है जो आपके मिडिल लेवल का होता है, ये कक्षा 6 से 8 तक का होता है, और ये मिडिल लेवल का होता है, और इसका कार्य दिवस 15 दिन का होता है। फिर आपके प्राज्ञ है, सॉरी 20 दिन का होता है, और फिर ये जो प्राज्ञ है इसका कार्यकाल 15 दिन का होता है, और ये आपके सेकेंडरी लेवल का होता है, कक्षा 9 से 10 तक का होता है। ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। तो आंसर आपका यहाँ ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 108 राजभाषा नियम 10/4 10/4 10/4 राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को लागू हुआ था। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को लागू हुआ था, और ये अब तक 3 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हो चुका है, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हो चुका है, तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हो चुका है। उसके अलावा इसमें टोटल 12 नियम हैं, और यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। राजभाषा जो नियम है वो तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। कई बार यहाँ पूछ लिया जाता है तमिलनाडु कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये सी क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु सी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, राजभाषा नियम 10/4 के अंतर्गत किसी कार्यालय में न्यूनतम कितने प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति में उस कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा। तो 10/4 यानी 10/4 के अनुसार 80% है। राजभाषा नियम 10/4 के अनुसार इसमें टोटल 12 नियम होते हैं। इसमें टोटल 12 नियम होते हैं। ये पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ 12 नियम होते हैं। यहाँ 80% होता है इसका। राजभाषा नियम 10/4 के अनुसार 80% होता है, तो 80% आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 109 केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के बैठकों की अध्यक्षता हमारे माननीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी करते हैं, ऑप्शन बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, और वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, असम राज्य किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे असम राज्य आपका सी क्षेत्र में है, क्योंकि कै क्षेत्र में टोटल 11 राज्य आते हैं। इन 11 राज्यों में आप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। टोटल 11 इसमें आते हैं, और कै क्षेत्र में आपके 6 आते हैं। 6 में आपके गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह 6 आते हैं। तो ये कै और खे में 11 + 6 बराबर ये 17 हो जाते हैं। तो 17 आपके कै और ख में आ जाते हैं, और जो बाकी के बचते हैं, बाकी के जो बचते हैं वो सारे सी क्षेत्र में यानी कि गै क्षेत्र में वो आ जाएंगे। जो 17 हैं वो गै क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये असम इन 17 में है, इसलिए यहाँ ये सी क्षेत्र में आ जाएगा। वर्तमान में अपन देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह असम आपके सी क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ सी आंसर अपन ले लेंगे। चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।